स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आई होप अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मेक श्योर प्लीज कंफर्म करें। जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपकी क्वेरीज है, ग्रुप के अंदर आप जरूर सेंड करें ताकि उनको आंसर किया जाए। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम। जो अभी तक हम बात कर रहे थे रेजिडेंशियल स्टेटस की, तो मैंने आपको बताया था बेसिकली रेजिडेंशियल स्टेटस से हमें पता चलेगा कि कौन सी इनकम किसी व्यक्ति के हाथ में टैक्सेबल होगी या फिर नहीं होगी। तो सेक्शन 5 हमें बताएगा कि कौन सी इनकम किसी व्यक्ति के हाथ में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है बेसिकली इसको समराइज फॉर्म में डिस्कस करते हैं और उसके बाद आपके साथ जो है लीगल प्रोविजंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखेंगे मैंने दो कैटेगरीज बनाई, रेजिडेंट की और नॉन रेजिडेंट की, जो कि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि कौन व्यक्ति रेजिडेंट होगा, कौन व्यक्ति नॉन रेजिडेंट होगा। यहाँ पर अगर वो इंडिविजुअल है तो हमें जो उसका स्टे है इन इंडिया उसके बेसिस पर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना होगा। अगर वो एचयूएफ है, कंपनी है, एओपी है, बीओआई है, तो इन दैट सिचुएशन जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है और इन केस ऑफ कंपनी जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, वो हमें देखना होगा कि वो अगर इंडिया में है तो इन दैट सिचुएशन वो जो है रेजिडेंट कहलाएंगे, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी इनकम रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगी। रेजिडेंट को हमने फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आरओआर और आरएनओआर। एक बात का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ही ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, आरओआर और आरएनओआर। इन केस ऑफ एओपी, बीओआई, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म जो है आरओआर और आरएनओआर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। उनके केसेस में सिर्फ आपको रेजिडेंट देखना है और नॉन रेजिडेंट देखना है। तो पहली बात हम करते हैं कोई इनकम जो इंडियन इनकम है। इंडियन इनकम कैसे होगी? दैट मीन्स वो अक्रू और अराइज इन इंडिया है। दैट मीन्स वो इनकम अराइज हुई है इंडिया के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और आप उसको रेंट पर देते हैं, तो ऐसे में वो हाउस प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में सिचुएटेड है, तो उससे जो इनकम होगी वो अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। आपने मिस्टर वाई को उस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया, लेट से मान लीजिए 20,000 रुपीज पर मंथ, 20,000 रुपए पर मंथ का आप रेंट चार्ज करते हैं। अब जो 20,000 रुपए आप उनसे रिसीव करेंगे तो ऐसे में वो क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। और मान लीजिए वो महीना, 2 महीना, 4 महीना उस प्रॉपर्टी के अंदर रहा, लेकिन उसने आपको एक्चुअली कोई रेंट पे नहीं किया। जब रेंट पे करने की बात आई तो वो वहां से भाग गया, तो आपकी इनकम तो अक्रू और अराइज हो चुकी है, वो रिसीव नहीं हुई उसका एक अलग बात है। दैट मीन्स कोई इनकम अक्रू और अराइज हो गई और आपको रिसीव नहीं हुई तो भी वो क्या मानी जाएगी? इनकम मानी जाएगी। एक दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है, आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी है 40,000 रुपीज पर मंथ। आपने पूरा महीना जो है जॉब की, आपने जो है आपकी जो वर्किंग्स है वो आपने परफॉर्म की, लेकिन एक महीने बाद आपको जब सैलरी रिसीव होनी थी तो एम्प्लॉयर ने, बॉस ने मना कर दिया और आपको कोई सैलरी नहीं दी। तो ऐसे में आपकी जो सैलरी इनकम है वो अक्रू और अराइज तो हो चुकी है, क्योंकि आपने अपनी वर्किंग परफॉर्म कर दी है। वो आपको रिसीव नहीं हुई वो एक अलग बात है। तो दैट मीन्स अगर कोई इनकम आपकी अक्रू और अराइज हो जाती है इंडिया के अंदर तो वो क्या कहलाएगी? इंडियन इनकम। और ऐसे में वो टैक्सेबल होगी। टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ रेजिडेंट एंड एज वेल एज इन द हैंड ऑफ नॉन रेजिडेंट। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट की भी ऐसी कोई इंडियन इनकम है जो अक्रू और अराइज इन इंडिया है तो वो उसके हाथ में भी टैक्सेबल होगी। तो यहां पर आप देखें आरओआर, आरएनओआर और एनआर, तीनों ही केसेस में जो है ये इनकम टैक्सेबल होगी। इंडियन इनकम है, इंडिया में अक्रूअराइज हुई है, तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स आपसे जरूर लेगी। उसके बाद नेक्स्ट बात आई इनकम विच रिसीव्ड इन इंडिया, तो वो भी क्या कहलाएगी? इंडियन इनकम कहलाएगी। अगर कोई ऐसी इनकम जो आपने रिसीव तो कर ली लेकिन वो अक्रू अराइज नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है?
मान लीजिए आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है और आप जॉब कर रहे थे, ऐसे में आपको कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई और आपने अपने बॉस से कहा, एम्प्लॉयर से कहा कि सर मुझे कुछ एडवांस सैलरी दे दीजिए, जो मेरी अगले 2 महीने की सैलरी है वो मुझे एडवांस में दे दीजिए। तो ऐसे में एडवांस सैलरी आपने रिसीव की, लेकिन अभी वो 2 महीनों का जो आपका वर्क है, आपकी जो वर्किंग्स है, वो अभी आपने परफॉर्म नहीं की है। तो इसका मतलब ये इनकम अक्रू अराइज तो नहीं हुई, लेकिन आपने रिसीव कर ली है। हम देखेंगे जब हम 5 हेड्स ऑफ इनकम डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे इन केस ऑफ सैलरी, अगर आप एडवांस सैलरी भी रिसीव करते हैं तो वो भी टैक्सेबल होती है उसी ईयर के अंदर, उसी साल के अंदर जिस साल में आप उसको रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 12 महीने काम किया लेकिन आपने 14 महीने की सैलरी रिसीव की एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के अंदर, आपने 2 महीने की सैलरी एडवांस बेसिस पर उसको रिसीव कर लिया प्रीवियस ईयर के अंदर, तो ऐसे में आपको उस प्रीवियस ईयर के अंदर 14 महीनों की सैलरी पर टैक्स देना होगा। और नेक्स्ट ईयर जब आप 10 महीने की सैलरी रिसीव करेंगे और 2 महीने की जो आपने एडवांस रिसीव की थी वो आपकी एडजस्ट होगी, तो अगले साल आपको 10 महीने की सैलरी इनकम पर टैक्स देना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 2 महीने की सैलरी पर प्रीवियस ईयर के अंदर टैक्स दे चुके होंगे। तो इनकम टैक्स के अंदर हम देखेंगे कोई इनकम अक्रू अराइज हो जाती है तो भी उस पर टैक्स देना होता है, और अगर कोई इनकम हमें रिसीव हो जाती है तो भी हमें उस पर टैक्स देना होता है। हालांकि कुछ स्पेशल केसेस होंगे जहां पर नहीं देना होगा, वो हम जो रिस्पेक्टिव हेड होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई इनकम इंडिया में अक्रू अराइज हुई तो भी वो टैक्सेबल है, और अगर वो इंडिया में रिसीव हुई तो भी वो इंडिया में टैक्सेबल है। इंडियन इनकम आपकी सभी केसेस में टैक्सेबल होगी, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट के अंदर चाहे वो ROR है चाहे वो RNOR है, सभी केसेस में इंडियन इनकम तो आपकी टैक्सेबल होगी। बात आई फॉरेन इनकम। तो इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, जो अक्रू और अराइज हुई है इंडिया से बाहर, तो ऐसे में वो होगी आपकी फॉरेन इनकम। तो आप देखेंगे नॉन रेजिडेंट के केस में जो फॉरेन इनकम है वो नॉन टैक्सेबल है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर उसको फॉरेन इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना। मैंने आपको जब हमने रेजिडेंशियल स्टेटस समझा था तब भी आपको बताया था, मान लीजिए ये मिस्टर वाई है और ये जो है बिजनेस करते हैं USA के अंदर, और ये मान लीजिए 30 डेज के लिए इंडिया आते हैं, घूमते हैं फिरते हैं और चले जाते हैं, तो ऐसे में इनका स्टेटस है नॉन रेजिडेंट। तो क्या अब इनको USA की बिजनेस पर जो इन्होंने इनकम अर्न की तो क्या उस पर इंडिया में टैक्स देना होगा? द आंसर इज नो। तो नॉन रेजिडेंट के केस में फॉरेन इनकम नॉन टैक्सेबल है, तो वो क्या है? एग्जम्प्ट है, दैट मींस टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना। अब बात आई फॉरेन इनकम की इन केस ऑफ रेजिडेंट। तो रेजिडेंट के अंदर मैंने आपको बताया था एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है जो इंडिया में ही रहता है, और एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है जो जनरली इंडिया से बाहर रहता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के अंदर ड्यू टू हिज रेजिडेंस इन इंडिया, ड्यू टू हिज स्टे इन इंडिया, वो क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। लेकिन जब हमने उसका प्रीवियस स्टे है जो चेक किया इंडिया के अंदर, उसकी वजह से वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया। तो ऐसे में यहां पर कहा गया अगर वो ROR है तो फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो इसका मतलब अगर मिस्टर एक्स USA में कोई बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो इंडिया के अंदर क्या है? रेजिडेंट इन इंडिया है, तो ऐसे में USA की बिजनेस इनकम पर भी इंडिया में टैक्स देना होगा। तो यहां पर लिखा गया टैक्सेबल। अब बात आई RNOR की, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहां पर कहा गया कि RNOR के केस में भी जो फॉरेन इनकम है वो नॉन टैक्सेबल है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कि NOR होता है जो जनरली इंडिया से बाहर रहता है। तो जो व्यक्ति जनरली इंडिया से बाहर है, इंडिया के बाहर बिजनेस कर रहा है, तो ऐसे में
उसे इंडिया में टैक्स नहीं देना होगा एज लाइक ए नॉन रेजिडेंट, लेकिन उसे टैक्स देना होगा इंडिया के अंदर इफ इनकम derived from business controlled in India और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अगर वो जो बिजनेस है वो इंडिया से कंट्रोल किया गया है या फिर अगर वो प्रोफेशन है तो ऐसे में वो इंडिया में सेटअप किया गया है। तो इसका मतलब कि कोई व्यक्ति मान लीजिए रेजिडेंट तो है, लेकिन कौन सा रेजिडेंट है? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। और वो क्या करता है? वो जो बिजनेस करता है, चाहे वो इंडिया से बाहर कर रहा है चाहे वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, वो कंट्रोल इंडिया से कर रहा है उस बिजनेस को। तो ऐसे में भले ही वो RNOR हो, उस बिजनेस की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। उस बिजनेस की इनकम जो इंडिया से कंट्रोल किया गया है उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। अब मान लो RNOR के केस में एक ऐसा बिजनेस जो वो आउटसाइड इंडिया कर रहा है और इंडिया से उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो क्या उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? द आंसर इज नो, वो होगी नॉन टैक्सेबल। लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है तो उसकी इनकम जो है उस पर टैक्स इंडिया में देना होगा। बात की गई प्रोफेशन की, मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट है, एडवोकेट है या कोई भी प्रोफेशनल है और वो एक प्रोफेशन रन कर रहा है जो प्रोफेशन इंडिया में सेटअप किया गया है, तो ऐसे में उस प्रोफेशन की इनकम पर भी इंडिया में टैक्स देना होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ROR और RNOR के केस में क्या डिफरेंस है। ROR तो वो व्यक्ति है जो जनरली रेजिडेंट बन जाता है, और जो जनरली रेजिडेंट है तो उसे इंडिया में तो टैक्स देना होगा, चाहे वो इंडिया में इनकम अर्न कर रहा है या फिर इंडिया से बाहर इनकम अर्न कर रहा है। लेकिन RNOR वो व्यक्ति है जो जनरली इंडिया से बाहर रहता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर ईयर में उसका स्टे इंडिया के अंदर 182 डेज या उससे ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो रेजिडेंट बन गया। लेकिन जब हमने उसका प्रीवियस स्टे चेक किया इंडिया के अंदर तो हमने देखा वो एक NOR है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो हमने कहा इसके केस में हम इंडियन इनकम टैक्सेबल करेंगे, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं करेंगे। फॉरेन इनकम हम एक ही केस में टैक्सेबल करेंगे, अगर वो जो बिजनेस है वो इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा हो या फिर जो प्रोफेशन है वो इंडिया में सेटअप किया गया हो, तो हम जो है उस बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम पर इंडिया में टैक्स वसूल करेंगे। और नॉन रेजिडेंट के केस में मैंने आपको बताया था इंडियन इनकम तो टैक्सेबल सभी के केस में होगी और फॉरेन इनकम जो है नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगी। यही सारी बात हमें जो है सेक्शन 5 बताता है। स्टार्ट होता है सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो जहां पर भी सब्जेक्ट टू वर्ड यूज होता है, इसका मतलब अगर किसी अन्य प्रोविजन के तहत या फिर किसी दूसरे सेक्शन के अंदर अगर कोई बात कही गई है तो वो भी एप्लीकेबल होगी। ऐसा नहीं है कि हम उसको ओवररूल, मैंने आपको बताया था एक वर्ड होता है नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग। अगर ये वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब हम दूसरे प्रोविजंस को इग्नोर कर देंगे, और अगर सब्जेक्ट टू है तो इसका मतलब हम दूसरे प्रोविजन को पहले मानेंगे, उसके बाद हम जो है सेक्शन 5 को लगा एप्लीकेबल करेंगे, सेक्शन 5 को अप्लाई करेंगे। तो कोई बात जहां पर, अब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव होती है तो मैंने आपको बताया था अक्रू और अराइज ना हो और रिसीव हो जाए तो भी वो टैक्सेबल होगी, और अक्रू और अराइज हो जाए और रिसीव ना हो तो भी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। अब मान लीजिए कोई एक सेक्शन है, कोई भी सेक्शन नंबर हो सकता है, लेट्स से XX कोई नंबर है सेक्शन का, और वो सेक्शन कहता है कि पर्टिकुलर जो इनकम होगी वो इंडिया में तभी टैक्सेबल होगी जब वो रिसीव होगी। दैट मीन्स सिंपली अक्रू अराइज होने से वो टैक्सेबल नहीं होगी, सिंपली अक्रू अराइज होने से वो टैक्सेबल नहीं होगी, जब वो रिसीव होगी तभी वो टैक्सेबल होगी। तो ऐसे में सेक्शन 5 जो बात करता है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, उस पर्टिकुलर सेक्शन ने जो बात कही है वो एप्लीकेबल होगी।
तो दैट मीन्स अगर किसी सेक्शन में इसके विपरीत कोई बात कही गई है तो वो सेक्शन अप्लाई होगा, अदरवाइज सेक्शन 5 अप्लाई होगा। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन हु इज रेजिडेंट। तो यहाँ पर सबसेक्शन 1 में पहले किसके बारे में बात की गई है? रेजिडेंट के बारे में। और रेजिडेंट आपको पता है कि कौन रेजिडेंट होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल्ड में 2 सेशंस हमने लगाए हैं जिन पर हमने पता किया कि कौन व्यक्ति रेजिडेंट कहलाएगा और कौन व्यक्ति नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। तो कोई व्यक्ति जो रेजिडेंट है इंक्लूड्स ऑल इनकम फ्रॉम व्हाटएवर सोर्सेज, सभी की सभी इनकम, चाहे किसी भी सोर्स से उसने वो ड्राइव की हो, किसी भी सोर्स से अर्न की हो, कमाई हो, which is received in India in such year by or on behalf of such person। तो अगर वो इंडिया में रिसीव की गई है इस साल के अंदर, जिस साल की इनकम हम कंप्यूट कर रहे हैं, चाहे उस व्यक्ति ने खुद रिसीव की हो या उसके ब्याह पर किसी और व्यक्ति ने रिसीव की हो, तो वो क्या होगी? टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। अक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर, अक्रू हुई है, अराइज हुई है ड्यूरिंग सच ईयर इन इंडिया, वो भी क्या होगी? टैक्सेबल होगी, भले ही रिसीव ना हुई हो। और अक्रू और अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया अक्रू अराइज हुई है तो वो भी टैक्सेबल होगी। यहाँ पर बात की जा रही है फॉरेन इनकम की। तो पहले 2 क्लोज बात करते हैं इंडियन इनकम की, तीसरा क्लोज बात करता है फॉरेन इनकम की। तो मैंने आपको बताया था रेजिडेंट के केस में सभी इनकम टैक्सेबल होंगी, चाहे वो इंडियन इनकम हो चाहे वो फॉरेन इनकम हो। अब मैंने आपको कहा था कि रेजिडेंट अगर RNOR है तो सिर्फ वही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी जो बिजनेस कंट्रोल किया गया है इंडिया के अंदर या फिर प्रोफेशन सेटअप किया गया है इंडिया की। तो यहां पर प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ ए पर्सन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 6 ऑफ सबसेक्शन 6, the income which accrue or arise to him outside India shall not be included। जो है फॉरेन इनकम उसकी इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। किसकी इनकम के अंदर? RNOR की इनकम के अंदर। उसके केस में फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी अगर वो फॉरेन इनकम उस बिजनेस से है जो इंडिया से कंट्रोल किया गया है और प्रोफेशन है जो इंडिया में सेटअप किया गया है, तो इन दैट सिचुएशन वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि रेजिडेंट के केस में सभी इनकम टैक्सेबल, चाहे वो इंडियन इनकम हो चाहे वो फॉरेन इनकम हो। रेजिडेंट कौन सा? ROR और RNOR दोनों। लेकिन RNOR के केस में फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। फॉरेन इनकम वही टैक्सेबल होगी जो उस बिजनेस से है जो इंडिया से कंट्रोल किया गया है या फिर उस प्रोफेशन से है जो इंडिया में सेटअप किया गया है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। नीचे समरी आपको टेबल की फॉर्मेट में दी गई है जहां से आप इजीली जो है उसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद बात आई नॉन रेजिडेंट की। नॉन रेजिडेंट के केस में क्या होता है? नॉन रेजिडेंट के केस में कहा गया सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन हु इज नॉन रेजिडेंट इंक्लूड्स ऑल इनकम फ्रॉम व्हाटएवर सोर्सेज derived is received in India in such year by or on behalf of such person। तो जो इंडिया में रिसीव की गई है वो तो टैक्सेबल होगी नॉन रेजिडेंट के केस में भी। अक्रू और अराइज इन इंडिया वो भी टैक्सेबल होगी इन केस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी क्लोज यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसका मतलब फॉरेन इनकम जो है वो नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया के अंदर। तो ऐसी इनकम विच इज अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया shall not be taxable in the hand of non-resident in India। अब यहां पर अगर हम बात करें, कुछ वर्ड्स यूज किए गए जिसको मैंने इग्नोर किया था, स्किप किया था। यहां पर कहा गया कि इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तो जो इनकम इंडिया में रिसीव हुई है वो तो टैक्सेबल होगी क्योंकि इंडियन इनकम है। लेकिन कुछ इनकम ऐसी इनकम है जो एक्चुअल में तो रिसीव नहीं होती लेकिन उनको डीम्ड टू बी रिसीव्ड मान लिया जाता है। उनको डीम्ड टू बी रिसीव्ड मान लिया जाता है और वो भी जो है इंडियन इनकम कहलाएगी और टैक्सेबल होगी। सर ये क्या बात हुई?
कि कोई इनकम रिसीव नहीं हुई लेकिन उसको डीम्ड टू बी रिसीव्ड मान लिया गया। देखिए कुछ सिलेक्टेड इनकम को ही इस पार्ट में कवर किया गया है डीम्ड टू बी रिसीव्ड के अंदर। तो ये बेसिकली ऐसी इनकम है जो आपको लगता है आपको रिसीव नहीं हुई है लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम ये मानेंगे आपने रिसीव की है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे सेक्शन 7 में हमें बताया गया है कि कौन सी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इनकम मानी जाएगी, कौन सी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इनकम मानी जाएगी। तो वहां पर आप देखेंगे वहां पर बेसिकली कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के तहत कंट्रीब्यूट करता है। आप देखते हैं जनरली सैलरीड क्लास जो पर्सन होते हैं उनकी सैलरी का कुछ पार्ट जो है डिडक्ट किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर और उसको प्रोविडेंट फंड के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, और कुछ पोर्शन जो है एम्प्लॉयर का भी डिडक्ट होता है, एम्प्लॉयर की तरफ से भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ऐसे में इस प्रोविडेंट फंड पर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ईयरली बेसिस पर। लेकिन जनरली वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता, वो आपका जो प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है उसी के अंदर क्रेडिट किया जाता है। तो एक्चुअल में वो आप इंटरेस्ट रिसीव नहीं करते हैं, लेकिन आपकी प्रोविडेंट फंड का जो अकाउंट होता है उसमें वो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है। तो उस इंटरेस्ट को मानेंगे डीम्ड टू बी रिसीव, कि प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में जो इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया गया है हम ये मान लेंगे आपने उस साल में वो इंटरेस्ट रिसीव कर लिया है और वो आपकी टोटल इनकम का पार्ट बनेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई इनकम जो आपने रिसीव कर ली है इंडिया के अंदर या डीम्ड टू बी रिसीव, या हमने मान लिया है कि आपने रिसीव कर ली है, तो इन दैट सिचुएशन वो जो है टोटल इनकम का पार्ट बनेगा। देखिए डीमिंग फिक्शन वहां होते हैं बेसिकली, आपने बहुत बार देखा होगा कि गवर्नमेंट कहती है या तो आप मान लीजिए, नहीं तो हम वहां पर डीमिंग फिक्शन ले आएंगे। जहां पर भी आपको डीम्ड वर्ड अगर यूज आ जाता है दैट मीन जो डीमिंग फिक्शन है, गवर्नमेंट आपको जबरदस्ती उसको मनवा रही है कि आपको मानना ही पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पर डीमिंग फिक्शन लाया गया कि डीम्ड टू बी रिसीव जो है वो माना जाएगा और उस पर भी जो है आपको टैक्स देना होगा। सेम वे में यहाँ पर अक्रू और राइज के साथ कहा गया इज डीम्ड टू अक्रू और राइज, कि या तो अक्रू अराइज हुई हो या हम ये मान ले कि वो अक्रू अराइज हो गई है। एक्चुअल में अक्रू अराइज नहीं हुई लेकिन हम मान लेंगे कि अक्रू अराइज हुई है, तो जो है वो डीम्ड टू बी अक्रू अराइज मानते हुए उस पर आपको टैक्स देना हो। इसके रिगार्डिंग हमें बताता है सेक्शन 9। सेक्शन 7 और सेक्शन 9 को हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज सेक्शन 9 के अंदर तो हालांकि कोई खास बात नहीं बताई गई, सॉरी सेक्शन 7 के अंदर तो कोई खास बात नहीं बताई गई। वहां पर सिर्फ एक या दो बातें ही बताई गई है कि जो आप प्रोविडेंट फंड के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर जो आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर जो आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानी जाएगी। और सिमिलरली इन केस ऑफ एनपीएस, नेशनल पेंशन जो स्कीम के तहत जो आपको जो इंक्रीमेंट मिलता है वो जो है आपका डीम्ड टू बी रिसीव्ड मान लिया जाएगा। लेकिन सेक्शन 9 जो बेसिकली बात करता है वो बात करता है इंटरनेशनल टैक्सेशन के रिगार्डिंग, बेसिकली कि कोई ऐसा बिजनेस जो इंडिया से बाहर आप रन कर रहे हैं तो उन सिचुएशंस में क्या होगा, या फिर आप इंडिया में रन कर रहे हैं उसको आप कंट्रोल आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं उस केस में क्या होगा। तो बेसिकली जो है वो हम अपने इन सेशंस में इंक्लूड नहीं करेंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही लंबा सेक्शन है। आप पहले उसको वेबसाइट पर जाकर विजिट करें और उस सेक्शन को देखें, और प्रैक्टिकली वो जो सेक्शन है आपको कभी अप्लाई करने को ही नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी प्रैक्टिस जहां पर है, जहां पर बेसिकली नॉन रेजिडेंट्स के रिगार्डिंग जो इनकम टैक्सेबिलिटी की बात आती है वहां पर सेक्शन 9 जो है एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपके केस में कोई ऐसा जो क्लाइंट है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप शेयर करेंगे अलग से, हम उसको सेशंस के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। सेक्शन 9 के अंदर बताया गया है कि कौन सी इनकम है जो अक्रू अराइज डीम्ड टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूं सेक्शन 9, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया की बात की गई। लेकिन जब आप इस सेक्शन को रीड करेंगे तो बेसिकली इसके अंदर वो केसेस इंक्लूड किए गए हैं जहां पर बेसिकली जो बिजनेस है वो इंडिया से बाहर
कैरिड आउट किया गया है, इंडिया से बाहर कंट्रोल किया जा रहा है। आप देखेंगे सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में जो क्लोज 1 है, इसमें कहा गया कि ऑल इनकम अक्रू और अराइजिंग वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया और थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया और थ्रू द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। तो पहले केस में बताया गया कि वो सभी इनकम जो इंडिया की वजह से, इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी होने की वजह से अराइज हुई है, तो वो क्या मानी जाएगी, डीम्ड टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएंगी। फिर यहां पर आप देखेंगे पॉइंट ए में कहा गया इन द केस ऑफ बिजनेस विच ऑफ विच ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, जिसके सभी ऑपरेशंस इंडिया में नहीं होते, दैट मींस कुछ ऑपरेशंस आउटसाइड इंडिया होते हैं, तो इन दैट सिचुएशन जो है कैसे उसकी इनकम जो है टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। तो ये सभी बातें बेसिकली की गई है, प्रैक्टिकली ज्यादा रेलिवेंट नहीं है आपके लिए, अगर फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो जो है आप शेयर कर सकते हैं। के अलावा मैं फिर भी कोशिश करूंगा सेक्शन 7 और सेक्शन 9 पर एक अलग से वीडियो आपके साथ जो है इस कोर्स के अंदर अपलोड की जाए, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं बेसिकली क्या बातें की गई है, उन लोगों को परेशानी ना हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात हम और डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है और इनके केस में कोई ऐसी इनकम थी जो अक्रू और अराइज हुई इन प्रीवियस ईयर 1920। तो हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर की 1920 की जो इनकी टोटल इनकम थी उसके अंदर हमने यह इनकम जो है इंक्लूड कर ली। अब हुआ क्या, ये जो इनकम थी ये हमें प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर रिसीव हुई। तो क्या अब प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर भी यह इनकम जो है दोबारा इंक्लूड की जाएगी और इस पर फिर से टैक्स देना होगा? द आंसर इज नो। अगर कोई इनकम आपने अक्रू अराइज की वजह से पहले इनकम के अंदर ऐड कर ली है और नेक्स्ट ईयर में अगर वो रिसीव होती है तो आप उस पर दोबारा फिर से टैक्स पे नहीं करेंगे। एक एक्सप्लेनेशन दी गई है यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, जिसमें कहा गया है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, डाउट्स को रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए, इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट it is hereby declared that income which has been included in the total income of a person on the basis that it has accrued or arise or is deemed to have accrued or arise to him shall not again to be included on the basis that it is received or deemed to be received by him in India। तो अगर एक बार अक्रू और अराइज के बेसिस पर वह टैक्सेबल हो चुकी है तो ऐसे में जब वो रिसीव होगी तो उस पर दोबारा टैक्स नहीं देना होगा। के अलावा यहाँ पर एक और एक्सप्लेनेशन दी गई है जिसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स है और इनका एक बिजनेस इंडिया के अंदर है और एक बिजनेस जो है आउटसाइड इंडिया है, और हम मान लेते हैं मिस्टर एक्स जो है नॉन रेजिडेंट है। तो हमने सेक्शन 5 अभी अभी डिस्कस किया है, नॉन रेजिडेंट के केस में जो इंडियन इनकम है वो टैक्सेबल होती है और जो फॉरेन इनकम है आउटसाइड इंडिया जो वो अर्न कर रहे हैं वो नॉन टैक्सेबल होती है, नॉन टैक्सेबल होती है। तो इसका मतलब जो इंडिया में उनका बिजनेस है उस पर जो इनकम है उस पर जो है उन्हें इंडिया में टैक्स देना होगा, और इंडिया के बाहर जो उनका बिजनेस है उस पर इंडिया में टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है बिजनेस के अंदर एक बैलेंस शीट बनाई जाती है, बैलेंस शीट्स बनती है जहां पर एक तरफ आपकी लाइबिलिटीज होती है प्लस कैपिटल होती है और दूसरी तरफ आपकी एसेट्स होती है। तो ऐसे में सेम वे में आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। एक तरफ आपकी इनकम रिवेन्यूज होते हैं और एक तरफ आपका एक्सपेंसेस होता है, और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर जो है आपका प्रॉफिट या लॉस जो है यहाँ पर निकाला जाता है। अब हुआ क्या कि मिस्टर एक्स जो है उन्होंने जो इंडिया में उनका बिजनेस है उसके लिए उन्होंने बैलेंस शीट बनाई और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और जो आउटसाइड इंडिया है उन्होंने उस रेलिवेंट जो भी पर्टिकुलर जिस कंट्री के अंदर वो रन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उस बिजनेस के फाइनेंशियल्स रेडी किए।
लेकिन इन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर अपना इन्होंने जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जानने के लिए कि उनको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है इंडियन बिजनेस और एज वेल एज आउटसाइड इंडिया से जो बिजनेस है दोनों को मिलाकर, तो इन्होंने क्या किया, एक कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाया, कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाया और उसके अंदर उन्होंने इंडियन इनकम को भी दिखाया और फॉरेन इनकम को भी दिखाया। तो ऐसे में बात आई, क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स बनाने की वजह से जो फॉरेन इनकम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिखाए गए, तो क्या नॉन रेजिडेंट को फॉरेन इनकम पर भी इंडिया में टैक्स देना होगा? तो इसके लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 1 इंसर्ट की गई और कहा गया, इफ इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, अगर इनकम अक्रू और अराइज हुई है आउटसाइड इंडिया, shall not be deemed to be received in India, वो इंडिया में रिसीव नहीं मानी जाएगी by reason only of the fact that it has to be taken into a balance sheet prepared in India, कि इंडिया में बैलेंस शीट प्रिपेयर की गई और उसके अंदर उसका प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया गया, सिर्फ इस वजह से उस बंदे को, उस नॉन रेजिडेंट को फॉरेन इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं देना होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट है, उसकी इंडियन इनकम भी है और फॉरेन इनकम भी है, और इंडियन इनकम के रिगार्डिंग जब उसने अपनी बैलेंस शीट बनाई, पीएनएल बनाया, तो उसने क्या किया, अपनी फॉरेन इनकम को भी उसके अंदर दिखाया ताकि वो सही सही इनकम का पता लगा सके, सही सही जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसका पता लगा सके। तो ऐसे में असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया कि पीएनएल के अंदर जो फॉरेन इनकम थी उस पर भी टैक्स लगा दिया। तो ऐसे में यहाँ पर ये सब चीज ना हो, इसके लिए ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन 1 इंसर्ट कर दी गई कि वो जो फॉरेन इनकम है वो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, सिर्फ बैलेंस शीट्स के अंदर दिखा देने से इंडियन इनकम नहीं मानी जाएगी, वो इंडिया में अक्रूअराइज नहीं होगी, इंडिया में रिसीव्ड नहीं मानी जाएगी, इंडिया में डीम्ड टू बी रिसीव्ड नहीं मानी जाएगी। मैंने आपको बताया डीम्ड टू रिसीव्ड के लिए सेक्शन 7 दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग जो वो इनकम है वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानी जाएगी। सेम वे में सेक्शन 9 के अंदर हमें बताया गया है इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया कौन सी होंगी। तो इसलिए यहाँ पर ये दो एक्सप्लेनेशन दी गई है। पहली एक्सप्लेनेशन में बताया गया है बैलेंस शीट में फॉरेन इनकम दिखा देने मात्र से वो इनकम इंडियन इनकम नहीं बनेगी। दूसरा, अगर कोई इनकम अक्रू अराइज बेसिस पर टोटल इनकम में ऑलरेडी ऐड कर दी गई है, तो ऐसे में वो जब नेक्स्ट ईयर में आपको रिसीव होगी तो फिर से इनकम नहीं मानी जाएगी। तो ये था सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम की जो बात करता है। बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल, डीम्ड टू बी रिसीव्ड और डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया को लेकर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर आ जाता है। अदरवाइज इस सेक्शन में कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं की गई है। हालांकि डीम्ड टू बी रिसीव्ड और डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज का मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, छोटी प्रैक्टिसेस के अंदर, बड़ी प्रैक्टिसेस में आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर भी हम एक एकेडमिक डिस्कशन जो है उसके लिए एक वीडियो आपको जो है प्रोवाइड करेंगे जिसमें सेक्शन 7 और सेक्शन 9 का डिस्कशन होगा। आज की हम अपनी इस वीडियो में जो है डिस्कशन इतना ही रखेंगे और आने वाले 2-3 सेशंस में भी थोड़ा कम ही डिस्कशन होगा, लेकिन आफ्टर 22 22 जून के बाद जो है हमारे जो सेशंस होंगे वो 2 हार्स के होंगे और जो है ज्यादा से ज्यादा हम कवर करने की कोशिश करेंगे विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, प्रैक्टिकलिटी बेस्ड जो है सारे आपके इलस्ट्रेशंस होंगे, केस स्टडीज होंगी और कोशिश रहेगी कि जो है आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो क्रिस्टल क्लियर हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज जरूर शेयर करें ग्रुप के अंदर। आप जितना डिस्कशन करेंगे, जितना अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हमें पता चलेगा आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है और जिन लोगों को डाउट्स के रिगार्डिंग जो शेयर किए गए हैं, कुछ भी जानकारी है, वो जानकारी जरूर आप भी शेयर कीजिए। मान लीजिए मैं कोई क्वेरी पोस्ट करता हूं और आपको उसका आंसर पता है तो उसको आंसर कीजिए। अगर आपका आंसर गलत होगा तो उसको ठीक किया जाएगा, लेकिन कोशिश जरूर कीजिए ग्रुप के अंदर जितना आप डिस्कशन करेंगे वो आप लोगों के लिए ही बेटर होगा।